कैरेबियन सागर के बीचों बीच एक शानदार यॉट पर जूलिया और उसका परिवार छुट्टी मनाने आते हैं। जूलिया मस्ती में पानी में छलांग लगाती है। कुछ देर तैरने के बाद आराम करते हुए उसे अपने पास कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह चारों ओर देखती है, कुछ नजर नहीं आता तो सोचती है शायद मेरा भ्रम है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह अजीब सी हरकत फिर महसूस होती है। इस बार भी कुछ नहीं दिखता, पर अब वह डर जाती है और यॉट की तरफ तेजी से तैरना शुरू करती है। तभी अचानक कोई उसका पैर खींचने लगता है। वह चीखकर मदद के लिए चिल्लाती है, पर उसकी बेटी किसी अपने हेडफोन में तेज आवाज में डूबी हुई है। पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त हैं। जूलिया पानी पर टिके रहने की कोशिश करती है, पर मुंह में पानी जाने से वह चीख नहीं पाती। कुछ देर बाद टॉम को जब ध्यान आता है कि जूलिया कहाँ है, वह उसे यॉट में खतरे में देखकर बच्चों को पुकारता है। यॉट को उसकी तरफ घुमाता है और पानी में खुद कूदकर उसे बचाने की कोशिश करता है। टॉम तुरंत जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और तैरकर वापस यॉट तक लाता है और दोनों बच्चों की मदद से ऊपर आते हैं। जूलिया की देखभाल होती है और वह खुद को समझती है कि शायद लहरों की वजह से कुछ हुआ होगा। रात में सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाने लगते हैं। कैसी को उसको बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। बाहर काले काले बादल छाने लगते हैं और कॉल बीच में ही फ्रीज होकर कट जाता है। कैसी परिवार को यह बताती है, पर टॉम इसे सिग्नल की कमजोरी बनाकर टाल देता है। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। वे बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें वेल मछलियां का एक झुंड पास से गुजरता नजर आता है। टॉम बताता है कि वेल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पालन करती है, लेकिन तूफान आने पर वह भ्रमित हो जाती है। अचानक से यॉट हिचकोले खाने लगती है और बेन गिर जाता है। टॉम को चिंता होती है कि यॉट को नुकसान ना हो, इसलिए वह गोता लगाकर नीचे जाने लगता है। वह सतह पर लौटता है, पर उसके कंधे पर एक गहरा घाव है। जूलिया तुरंत उसके घाव पर टांके लगाने लगती है। टॉम कहता है कि पानी में उसके पीछे एक बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब वह मुड़ा तो प्रोपेलर से कट गया। वह कहता है कि वह चीज जो भी थी बहुत विशाल थी। यॉट को हुए नुकसान को देखकर टॉम मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है। जूलिया रेडियो पर बार बार प्रयास करती है। कैसी को फोन पर सिग्नल मिलता है, पर कुछ काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जीव दिखता है और वह चिल्ला उठती है, पर वह सिर्फ बैन है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा है। कुछ देर में यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है। जूलिया को रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है, पर वह इतनी खराब है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम बताता है कि अब उसके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है और उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ अजीब सा दिखता है और सबको एक अजीब आवाज सुनाई देती है। सब बाहर भागते हैं और डॉल्फिन की तरह दिखने वाले टुकड़े जमीन पर गिरने लगते हैं। जब वह गिरते हैं बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। एक टुकड़ा उनके पास पानी में गिरता है तो टॉम तुरंत यॉट चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, पर तभी एक और टुकड़ा उनके क्षेत्र से टकराता है। परिवार डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। टॉम को एहसास होता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वह डॉल्फिन नहीं, सैटेलाइट है। उसी समय बेन देखता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम जांच करता है और पुष्टि करता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने पर परिवार यॉट के अंदर छिप जाता है, पर उनका ध्यान नहीं जाता कि कंपास तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर से हिलने लगती है। बेन गिरकर जख्मी हो जाता है। टॉम संघर्ष करता है, बाहर आता है और लाइफ जैकेट लाता है। तभी बिजली चली जाती है। टॉम पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी समय बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी उल्टी करने लगती है। टॉम रेडियो पर कोशिश करता रहता है, पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज ऊंची आवाज आती है और हवा में सब जोर से हिलने लगता है। दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर हैच खुला रह जाता है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर में अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह परिवार सदमे से उठता है कि तूफान से तो बच गए, पर यॉट का आधा हिस्सा तबाह हो चुका है। बाहर आकर देखते हैं तो पता चलता है समुद्र का पानी गायब हो चुका है।
यॉट जमीन पर फंसी हुई है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क पूरी तरह से बंद है। बैन मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास देखता है और वह उल्टा घूम रहा है। ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। केसी यह सोचकर टूट जाती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा। टॉम रेडियो पर फिर से कोशिश करता है और इस बार वह एक आदमी से जुड़ जाता है। उसका नाम नाउ है और वह एक पनडुब्बी का कप्तान है। उसकी पनडुब्बी भी जमीन पर फंसी हुई है। वह पुष्टि करता है कि चुंबकीय ध्रुव पलट गए हैं, इसलिए महासागर पीछे हट गया है और जमीन धंस गई है। वह बताता है कि उसने कोई और जीवित नहीं देखा और संचार सिस्टम पूरी तरह से ठप हो चुका है। वह चेतावनी देता है कि ध्रुव फिर से पलटेंगे और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा, जो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए उन्हें जितना हो सके उतनी ऊंचाई पर जाना होगा। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि हमें नहीं बट मेरे बच्चों को बचा लो। टॉम हिसाब लगाता है कि पनडुब्बी तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वह परिवार से कहता है आज रात हम आराम करेंगे, कल सुबह निकलेंगे। अगली सुबह परिवार सामान पैक कर ही रहा होता है, तभी टॉम के पास कुछ हिलता हुआ दिखता है। वह एक लंगड़ा आदमी है जिसके हाथ में भाला है और उसके साथ एक कुत्ता भौंक रहा है। टॉम उसके पास जाता है और एक पानी की बोतल देता है। पानी पीने के बाद वह अजनबी अचानक बोतल टॉम के सिर पर मारता है और उसके चेहरे पर लात मार देता है। जूलिया डरकर भागती है पर तब तक देर हो चुकी होती है। वह आदमी ने टॉम के पेट पर भाला घोंप दिया है। टॉम कुछ देर तड़पता है, फिर उसकी गर्दन भी कट जाती है। फिर वह आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर भाला फेंकता है, जिसके उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द में यॉट के अंदर भागती है और बच्चों को छिपने को कहती है। वह मेन दरवाज़ा बंद कर देती है। कैसी और बैन सोफे में घुस जाते हैं। जूलिया एक फ्लेयर गन लेती है और चाकू के साथ बाथरूम में छिप जाती है। वह आदमी दरवाजे को जोर से धकेलता है और आखिरकार दरवाज़ा अंदर से खुल जाता है। वह खाने का कुछ सामान ढूंढता है और फिर यॉट में यहाँ वहाँ देखने लगता है। वह आदमी सोचता है कि जूलिया शायद भाग गई है, पर जैसे ही वह धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करती है, उस आदमी का कुत्ता उसे देखकर भौंकना शुरू कर देता है। कुत्ता जूलिया पे झपटता है तो जूलिया उसे चाकू से घायल कर देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते के शरीर को देखकर दहशत में आ जाता है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर भागने की कोशिश करती है, पर वह आदमी उसे किक मारकर फेंक देता है। फिर वह उसकी कलाई पर पैर रखकर चाकू छुड़वाता है और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर मारता है और सोफे पर फेंक देता है। बच्चे यह सब देख रहे होते हैं। केसी बाहर आती है और फ्लेयर गन चलाती है, जो सीधा उस आदमी को लगती है। वह उठता है और यॉट में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग कर जाते हैं, पर जूलिया वापस आती है। वह उसे किक मार कर गिराती है और वहाँ से नक्शा और बैग उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बैन और केसी अपने पिता के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठती है और तीनों नम आंखों से टॉम को अलविदा कहते हैं। तभी वह खतरनाक आदमी फिर से यॉट से बाहर आता है और परिवार फिर भागना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में यॉट एक बड़े धमाके के साथ हवा में उड़ जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक छोटे झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सके। केसी को लगता है कि शायद उस पागल आदमी को गुब्बारे को देखकर पता चला। यह सुनकर बैन खुद को दोषी मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वह आदमी अभी भी उनके पीछे है। एक छोटे से तालाब के रास्ते में बैन एक मरे हुए हैमरहेड शार्क को देखकर हैरान हो जाता है। तभी जूलिया का ध्यान जाता है कि वह आदमी अभी भी उनके पीछे आ रहा है। सब भागते हैं और एक रेतीली टीले पर नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखता है। परिवार ध्यान से इसे पार करता है और महसूस करता है कि उन्होंने उस आदमी को पीछे छोड़ दिया है। रास्ते में उन्हें मरे हुए जानवरों और समुद्र के नीचे जमा हुआ सारा प्लास्टिक देखने को मिलता है। बैन धीरे चलने लगता है और जूलिया समझ जाती है कि उसे पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन होने लगा है। वह सबको रुकने को कहती है। पानी की बोतलें देखकर उसको सदमा लग जाता है कि पानी बोतल में तो है ही नहीं।
केसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसे लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। केसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले तो हैं नहीं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है, फिर भी परिवार आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद उन्हें एक दुर्घटनाग्रस्त विमान मिलता है। परिवार रात विमान के अंदर ही बिताने का फैसला करता है। वे थोड़ा स्नैक शेयर करते हैं और जूलिया टॉम की जैकेट में एक पारिवारिक तस्वीर मिलती है जो उसका दिल तोड़ देती है। केसी पूछती है, माँ आप और डैड की प्रेम कहानी क्या है? जूलिया मुस्कुराती है और बताती है, टॉम अस्पताल में मेरा मरीज था, फिर एक दिन उसने फूल देकर अपना प्यार जाहिर किया। रात के बीच में केसी विमान से बाहर निकलती है। तभी वह खतरनाक आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, पर जूलिया अचानक उसके पीछे आकर टूट पड़ती है और चाकू से बार बार हमला करके उसे मार डालती है। केसी अपनी माँ को गले लगाती है और शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी के शरीर पर कीड़े और गिद्ध मंडरा रहे होते हैं। परिवार देखता है कि उसके शरीर पर कई कट हैं, जिसका मतलब यह है कि उनके क्षेत्र में खतरनाक प्राणी भी छिपा हुआ है। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, उस मृत शरीर से केकड़ा बाहर आता है। कुछ देर बाद जूलिया और केसी नक्शा देख रहे होते हैं, पर बैन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। जूलिया चिल्लाती है, रुको, पर बैन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती और समझाती है कि अज्ञात पानी से बीमार पड़ सकते हैं, धूप बहुत तेज हो सकती है। इसीलिए परिवार अपने सिर को कपड़ों से ढक लेता है। तभी बैन को चक्कर आने लगते हैं और उन्हें थोड़ी दूर पर एक कुर्सियां मिलती हैं। जूलिया तथा कैसी उनसे एक अस्थायी टेंट बनाने का सोचती हैं ताकि उसमें रात गुजार सकें। जूलिया बेन को एक इंजेक्शन देती है और फैसला करती है कि वे रात यहीं गुजारेंगे। सुबह जूलिया एक अजीब आवाज़ सुनकर उठती है। वह बाहर जाती है और देखती है केकड़ों का एक बड़ा सा झुंड उनकी ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागने लगते हैं। भागते हुए उसे एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है और उनको वहां पर 3 सदस्य जिंदा दिखाई देते हैं। उनमें से एक महिला उनकी मदद करना चाहती है, बट बाकी के आदमी दोनों मना करते हैं और तीनों परिवार को बाहर छोड़कर कंटेनर में लॉक कर लेते हैं। केकड़े नज़दीक आ रहे होते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ने को कहती है। जब वह खुद चढ़ने लगती है तो केकड़े उसके पैर पर जोर से काटने लगते हैं। बच्चे जूलिया को ऊपर खींचते हैं, वरना वह नीचे गिर जाती। आधे केकड़े कंटेनर में एक छेद के रास्ते घुस जाते हैं। अंदर तीनों सदस्य गोली चलाने लगते हैं, पर केकड़े उन पर हमला करके दोनों को मार डाल देते हैं। आखिरी आदमी छत के रास्ते ऊपर पहुंच रहा होता है। तभी बाकी के केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं और उसे भी खा जाते हैं। जूलिया अपने घाव पर पट्टी बांध रही होती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह जागती है तो खुद को रेतीली तूफान में अकेला पाती है। वह डर से बच्चों को ढूंढने लगती है। वह मरी हुई महिला का हथियार उठाती है और जोर से चिल्लाती है। केसी उसकी आवाज़ सुनकर वापस आती है और बताती है कि वह मदद की तलाश में गई थी, पर कोई नहीं मिला। फिर वे वैन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वे तूफान खत्म होने तक रह सकते हैं। जूलिया टॉम को लाइट निकालकर अपने घाव को जलाती है, जो बहुत दर्दनाक होता है। तूफान रुकने के बाद उसे एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारा पीने का पानी था। लाशों के बीच से जाते हुए उन्हें एक रेडियो और बंदूक मिलती है। जूलिया पनडुब्बी से संपर्क करती है और बताती है कि उनका नक्शा खो गया है। इस पर पनडुब्बी का कप्तान बताता है कि उन पर ऑर्थोपोडों ने हमला किया है। वे अभी भी जिंदा हैं, जो ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरी तरह से पागल हो गए हैं। अब जहाज परिवार को जल्दी करने को कहता है, क्योंकि उसके उपकरणों की गणना के हिसाब से समुद्र उम्मीद से जल्दी वापस आ रहा है। उनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। वह एक फ्लेयर शूट करता है और परिवार उस दिशा में चलने लगता है। लंबी पैदल यात्रा के बाद परिवार को एक टूटा हुआ शौचालय मिलता है जिसमें बेन हल्का होता है। अब उन्हें आखिरकार पनडुब्बी नजदीक दिखाई देती है, पर वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा सा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वह इस रास्ते को पार करते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक भूकंप आता है और जूलिया तुरंत अपने बच्चों को एक तरफ धकेलती है और खुद पीछे हट जाती है ताकि उसे चोट ना लगे।
अब उसके बच्चे एक तरफ और वह एक तरफ, और बीच में दीवार आ गई है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वह उनके बिना आगे बढ़े। केसी यह सुनकर मना कर देती है और अपनी माँ से चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए मजबूर करती है। बहुत बहस के बाद जूलिया वादा करती है कि वह बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। परेशान होकर केसी अपने भाई को खींचती है और उसे आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता पार करते हैं और पनडुब्बी की ओर भागते हैं। जब वे वहां पहुंचते तो देखते हैं कि कप्तान नाव का जहाज खड़ा हुआ है और वह बाहर खून से लथपथ पड़े हैं। वह बताता है कि उसके लिए अब सब खत्म हो चुका है और बच्चे पनडुब्बी ले सकते हैं। यह सुनकर केसी को लगता है कि एक जगह और मिल गई है और अपनी माँ को लाना पड़ेगा। केसी अपनी माँ को ढूंढने के लिए वापस भागती है। तभी जूलिया को केकड़े आते दिखते हैं। वह गोली चलाना शुरू कर देती है। वह कुछ केकड़ों को मारती है, पर झुंड बड़ा होता चला जाता है और उसके लिए मुश्किल हो जाता है सबसे लड़ना। उसी समय केसी दीवार पर दिखती है और जूलिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इसीलिए जूलिया अपनी जख्मी पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू कर देती है। केसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों मिलकर पनडुब्बी की ओर भागते हैं। बेन पहले ही उस पर चढ़ा हुआ है और गोलियां चलाता है ताकि जब तक परिवार ऊपर चढ़े केकड़े विचलित रहें। जैसे ही केकड़े जहाज की तरफ पहुंचते हैं वे तुरंत उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। जूलिया बंदूक उठाती है और बच्चों के अंदर आने तक गोली चलाती रहती है। जब वे सुरक्षित हो जाते हैं तो जूलिया सोचती है गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वह बंदूक केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। परिवार हैच को अच्छी तरह से लॉक कर लेता है और खिड़की से पनडुब्बी के चारों ओर केकड़ों को देखता है। जैसे समुद्र वापस आता है तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठते हैं, बेल्ट पहनते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहर पनडुब्बी को जोर से यहाँ वहाँ फेंकना शुरू कर देती है, जिससे जूलिया को पूरे सफर का एक नज़ारा दिखता है और केसी उल्टी करती हुई दिखती है। और एक तेज आवाज आती है और पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। वह हैच को अनलॉक करते हैं और बाहर जाकर देखते हैं कि लहरों से पनडुब्बी एक तबाह हो चुके शहर में आ गिरी है। यानी अब एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद है। और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? और ऐसी अधिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।